Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. This is Taimur Hamid and a very warm welcome to all of you in my YouTube channel Universe of Physics. Dear students, आज हम क्लास फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम के हवाले से है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम आज के दिन वेक्टर्स के पोर्शन को डिटेल से डिस्कस करेंगे कि हमारे पास वेक्टर्स क्या होता है। जिस तरह के आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में क्लास 9th में स्केलर्स और वेक्टर्स को डिस्क्राइब करके आ चुके हैं, तो आज भी हम वहीं से स्टार्ट करेंगे कि हमारे पास सबसे पहले स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। ठीक है, इसको डिस्कस करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे हम फिर वेक्टर को करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। अब चाहे स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, एक्चुअल में हमारे पास वो क्या होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। अब स्केलर क्वांटिटीज़ हमारे पास ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनमें हम कम्प्लीटली मैग्नीट्यूड के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। Those physical quantities which can be completely explained or which can be completely specified by its magnitude only, यानी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिसमें हम जस्ट किसको डिस्क्राइब करते हैं, मैग्नीट्यूड को डिस्क्राइब करते हैं उस फिजिकल क्वांटिटी के। ठीक है, तो उन क्वांटिटीज़ को हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं। अब आपसे कोई पूछ सकता है कि स्केलर क्या हमारे पास डायरेक्शन होती है? नहीं, तो इट्स मीन स्केलर क्वांटिटी जो हमारे पास होती है वो नॉन डायरेक्शनल क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी यानी इट इज़ अ नॉन डायरेक्शनल क्वांटिटी। तो हम यहाँ सबसे पहले इसको एक्सप्लेन करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी completely specified by its magnitude only are called स्केलर क्वांटिटी। यानी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें हम खाली किसको डिस्क्राइब करते हैं, खाली किसको स्पेसिफाई करते हैं, उस क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को स्पेसिफाई करते हैं। ऐसी क्वांटिटीज़ को हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं। अब जो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती है, इट इज़ नॉन डायरेक्शनल क्वांटिटी। ये हमारे पास क्या होती है, एक नॉन डायरेक्शनल क्वांटिटी होती है। फॉर कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्केलर, स्केलर को कंप्लीटली एक्सप्लेन करने के लिए नंबर्स के साथ एक प्रॉपर यूनिट का होना क्या होता है, लाजमी होता है। ठीक है, तो हम साथ ये भी लिख सकते हैं, फॉर कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्केलर्स क्वांटिटी, यानी स्केलर क्वांटिटी की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के लिए वी यूज़ नंबर विथ प्रॉपर यूनिट। यानी नंबर के साथ हम एक प्रॉपर यूनिट को कहते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, तब हमारे पास वो स्केलर क्वांटिटी आती है। लेट्स सपोज 2 kg की अगर मैं बात करूं, हेयर 2 रिप्रेजेंट, ये 2 नंबर है, ठीक है, जो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और kg मेरे पास यूनिट को स्पेसिफाई कर रही है। तो जब तक नंबर के साथ आप एक प्रॉपर यूनिट को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, वो आप पास फिर फिजिकल क्वांटिटी यानी स्केलर क्वांटिटी नहीं होगी। ठीक है, तो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के लिए, कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन के लिए नंबर्स के साथ यूनिट का होना हमारे पास क्या होता है, लाजमी होता है। अब जो हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं, इनको हम इजीली ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं बाय यूजिंग अरिथमेटिक रूल्स। ठीक है, इट कैन बी easily added, subtracted, multiplied and divide by using arithmetic rules। यानी सिंपल अरिथमेटिक रूल्स को यूज़ करते हुए भी हम स्केलर क्वांटिटी को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। अब अगर स्केलर क्वांटिटी की आपको एग्जांपल पूछे, तो सबसे पहली बात, मैस एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, टेम्परेचर एक स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, एक हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, एटसेट्रा। इसके अलावा और भी बहुत सी हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। तो ये हमारे पास किसकी एग्जांपल आ गई, स्केलर क्वांटिटीज़ की एग्जांपल आ गई। तो इसके बाद हम नेक्स्ट चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ को, वेक्टर्स को। जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा चैप्टर है, ठीक है, हम उसको अब डिस्कस करेंगे।
वेक्टर क्वांटिटीज़। अब वेक्टर क्वांटिटीज़ हमारे पास ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ हम डायरेक्शन को भी क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच कैन बी कम्प्लीटली स्पेसिफाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख देता हूँ, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज़ में हम ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिस्कस करते हैं जिनके हम मैग्नीट्यूड को भी एक्सप्लेन करते हैं और साथ साथ डायरेक्शन को भी क्या कर रही होती हैं, एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। ठीक है, अब देखें, हम यहाँ से ये बात भी कह सकते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो हमारे पास बोथ न्यूमेरिकल एंड डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ रखती हैं। ठीक है, दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच obtained both numerical and डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़, या विच अटेन की आप लिख सकते हैं। यानी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जो हमारे पास बोथ न्यूमेरिकल एंड डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ को क्या करती हैं, अटेन करती हैं। न्यूमेरिकल वैल्यूज़ से मुराद के मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, सम नंबर्स। ठीक है, और इसी तरह डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ की से मुराद कि उनकी डायरेक्शन के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक और डेफिनेशन आती है वेक्टर क्वांटिटीज़ की, कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनमें हमारे पास डायरेक्शनल और न्यूमेरिकल प्रॉपर्टीज़ दोनों क्या की जाती हैं, पाई जाती हैं। ऐसी क्वांटिटीज़ को हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक गाड़ी है, वो मेरे पास 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है टूवर्ड्स ईस्ट, हम कह रहे हैं। ठीक है, तो देखें 30 इसमें क्या है, मैग्नीट्यूड है। 30 इसमें क्या है, मैग्नीट्यूड। किलोमीटर पर आवर मेरे पास क्या है, एक स्पेसिफिक यूनिट है। ठीक है, और ईस्ट मेरे पास क्या है, डायरेक्शन है। ठीक है, तो जब मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी एक्सप्लेन करेंगे तो वो क्वांटिटी बेसिकली हमारे पास कौन सी क्वांटिटी आ जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी आ जाएगी। अब अगर वेक्टर्स क्वांटिटी के हम एग्जांपल डिस्कस करें, ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी हमारे को हम ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड स्पेशल रूल से करते हैं। वेक्टर्स अलजेब्रा के रूल्स होते हैं। ठीक है, वो सिंपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन नहीं होती, अरिथमेटिक। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वेक्टर्स कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाय स्पेशल वेक्टर्स एल्जेब्रिक रूल्स। यानी वेक्टर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड हम कैसे करते हैं, स्पेशल वेक्टर एल्जेब्रिक रूल से करते हैं। यानी हेड टू टेल रूल जिस तरह आ गया। ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स जो हमारे पास होती है, ठीक है, उनको स्पेशल हम रूल से करते हैं। ठीक है, हेड टू टेल रूल आ गया हमारे पास। ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स आ गया, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स आ गया, पैरेललिज्म प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर्स आ गई, तो हमारे पास वो क्या होते हैं, एक स्पेशल रूल्स होते हैं जिनसे हम वेक्टर्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, तो हम सिंपली कह सकते हैं वेक्टर्स कैन बी एडेड आर सब्ट्रैक्टेड बाय स्पेशल अरिथमेटिक रूल्स। अगर हम इसकी एग्जांपल्स की तरफ जाएं तो देखें हमारे पास वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के बाद एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के बाद आप फोर्स को भी डिस्कस करें, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, मोमेंटम, ठीक है, एटसेट्रा, ये सारी की सारी हमारे पास किसकी एग्जांपल्स हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ की एग्जांपल है। तो अभी तक हमने स्केलर और वेक्टर को एक्सप्लेन किया। स्केलर हमारे पास क्या होती हैं, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जो किसको डिस्क्राइब कर रही होती हैं, मैग्नीट्यूड को डिस्क्राइब कर रही होती हैं। वो हमारे पास नॉन डायरेक्शनल क्वांटिटीज़ होती हैं। ठीक है, स्केलर्स को हम सिंपल ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड अरिथमेटिक रूल से कर सकते हैं। लेकिन वेक्टर्स जब आते हैं हमारे पास ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी हम क्या कर रहे होते हैं, एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। यह हमारे पास ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनमें न्यूमेरिकल और डायरेक्शनल क्वांटिटीज़ दोनों के, डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ दोनों क्या की जाती हैं, पाई जाती हैं। तो फिर हमारे पास जो वेक्टर्स होते हैं, ठीक है, उनकी जो हमारे पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह होती है वो हमारे पास स्पेशल अलजेब्रिक रूल्स की मदद से होती है। एडिशन ऑफ वेक्टर्स जिसमें हम कहते हैं हेड टू टेल रूल्स को डिस्कस करते हैं। पैरेललिज्म प्रॉपर्टी हमारे पास होगी, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स हो गया। तो ये हमारे पास स्पेशल क्या होते हैं, रूल्स होते हैं, अडॉप्ट किए जाते हैं वेक्टर्स को ऐड करने के लिए। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटीज़ को ऐड करने के लिए। इस तरह हमारे पास एग्जांपल्स हैं वेक्टर्स की जो मैंने आपको बताई, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, उसके बाद फोर्स हमने बताई, उसके बाद हमने आपको बताया कि मोमेंटम है। ठीक है, तो इस तरह टॉर्क की भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। तो डिफरेंट एग्जांपल्स हैं हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज़ की। हर वो क्वांटिटी जो हमारे पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को शो कर रही होती है वो हमारे पास क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है।
अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स की तरफ हम जा रहे हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स के हमारे पास दो मेथड्स हैं। वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली एज वेल एज सिम्बॉलिकली, ठीक है। यानी वेक्टर्स की जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो हमारे पास सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी होती है, सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी होती है। यानी वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड सिम्बॉलिकली एज वेल एज ग्राफिकली। यानी वेक्टर्स को हम सिम्बॉलिकली भी रिप्रेजेंट करते हैं और वेक्टर्स को हम ग्राफिकली भी क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। वेक्टर्स को सिम्बॉलिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिम्बॉलिकली वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ बोल्ड फेस लेटर आइदर स्मॉल और लार्ज। यानी सिम्बॉलिकली वेक्टर्स को हम बोल्ड फेस लेटर से क्या करते हैं, शो करते हैं। वो लेटर हमारे पास स्मॉल भी हो सकते हैं या हमारे पास कैपिटल लेटर भी हो सकते हैं, या इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि वेक्टर्स को हम डिनोट करते हैं बाय प्लेसिंग एरो अबव और बिलो, ठीक है, फ्रॉम लेटर। यानी लेटर के अबव भी और बिलो भी हम क्या पुट करते हैं, एरो पुट करते हैं। तो ये हमारे पास क्या आती है, उसकी सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन आती है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय बोल्ड फेस लेटर्स कैपिटल और स्मॉल। अब बोल्ड फेस लेटर से मुराद क्या, देखें बोल्ड फेस यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ये लेट्स सपोज मैं ए लिख रहा हूँ, ठीक है, कैपिटल ए, ये मेरे पास बोल्ड फेस लेटर को शो कर रहा है। इस तरह हम स्मॉल ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब भी कोई वर्ड हमारे पास इस तरह बोल्ड फेस लेटर में लिखा हो, ठीक है, तो वो हमारे पास वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ABCD, ठीक है, स्मॉल कैपिटल XYZ कुछ भी हो सकता है। इस तरह बोल्ड फेस लेटर में लिखा होगा, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और सिंपली पुटिंग एरो above और बिलो सिंपल फेस लेटर, या सिंपली हम क्या करते हैं, एरो पुट कर देते हैं सिंपल फेस लेटर के above या बिलो। इस तरह ए के ऊपर एरो पुट कर दिया, लेट्स सपोज BC, या बिलो एरो पुट कर दिया ABC, या इसी तरह हम कैपिटल A भी यूज़ कर सकते हैं, उसके भी बिलो, कैपिटल B बिलो, कैपिटल C बिलो एरो, ठीक है। एरो बिलो भी पुट कर सकते हैं, अबव भी पुट कर सकते हैं वेक्टर्स को सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन के लिए। लेकिन जो हमारी बुक है, हमारा कोर्स है, उसमें हमारे पास जो एरो पुट किया गया है वो कहाँ पे हमेशा पुट किया गया है, अबव सिंपल फेस लेटर्स पुट किया गया है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, सिंपल सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। अब जो हमारे पास लेट्स सपोज ये वेक्टर ए है, ये हमारे पास क्या एक वेक्टर ए है, इसकी सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। अब इस वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को एक्सप्लेन करने के लिए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, अब वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंपली क्या लिखते हैं, या एक सिंपल फेस लेटर लिख देते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंपल फेस लेटर, या हम क्या कर देते हैं, इस तरह लिख देते हैं ए मॉडुलस। इसको हम पढ़ते हैं रीड एज मॉडुलस, यानी ए लिखते हैं और उसके साथ ये दो स्मॉल पैरेलल लाइंस लगा देती हैं। ये लाइंस हमारे पास किसको शो कर रही होती है, मॉडुलस को शो कर रही होती हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए को या हम सिंपल लेटर से लिखते हैं, वेक्टर में ए है, इसके मैग्नीट्यूड ऑफ को हम सिंपल ए से भी लिख सकते हैं, या हम वेक्टर ए लिख के उसके साथ दो लाइंस तरह स्मॉल लाइंस लगाते हैं, पैरेलल लाइंस लगाते हैं, जिसको हम पढ़ते क्या है, ए मॉडुलस पढ़ते हैं। अब डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, अब वेक्टर ए की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए मैग्नीट्यूड तो हमने बता दिया इस तरह फाइंड करते हैं, ठीक है। टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर ए की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए वी यूज़ यूनिट वेक्टर। हम क्या यूज़ करते हैं, यूनिट वेक्टर यूज़ करते हैं, ठीक है। अब लेट्स सपोज मेरे पास ये एक वेक्टर ए है, ठीक है, मेरे पास क्या ये वेक्टर ए, इसकी मैग्नीट्यूड को हमने फाइंड कर लिया। मैग्नीट्यूड को हम किससे फाइंड करते हैं, या सिंपल फेस लेटर से या मॉडुलस में लिखते हैं। और जब इसी वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड के साथ हम डायरेक्शन फाइंड करेंगे, तो डायरेक्शन के लिए हम यूनिट वेक्टर यूज़ करेंगे, और यूनिट वेक्टर के ऊपर ये हम जो सिंबल यूज़ करते हैं इसको हम कहते हैं कैप। इस तरह ये हमारे पास क्या होती है, कैप होती है। ये कैप हमारे पास किसको शो कर रही होती है, यूनिट वेक्टर को शो कर रही होती है। और याद रखें कि जो यूनिट वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड हमेशा हमारे पास क्या होता है, 1। मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज
1। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या होता है 1 और यूनिटी भी आप कह सकते हैं। अब यहाँ से अगर हम वेक्टर की डायरेक्शन को फाइंड करें तो ये हमने ए यूनिट वेक्टर लिख दिया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो ले आए, तो वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ये हमारे पास यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन को फाइंड करने का क्या होता है फार्मूला होता है। तो ये थी हमारे पास वेक्टर्स की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अब वेक्टर्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं एरो से। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। लेट्स सपोज दिस वन, ये मेरे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसकी? वेक्टर्स की। एरो को हमने रिप्रेजेंट कर दिया, एरो से हम रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर्स को। अब इस एरो में ये जो लाइन होती है, ठीक है, ये शो कर रही होती है, शोज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। और ये जो हमारे पास एरो हेड होता है, ठीक है, ये हमारे पास किसको शो कर रहा होता है? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर को क्या कर रहा होता है? शो कर रहा होता है। अब जो हमारे पास इस एरो का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, इसको हम कहते हैं ओरिजिन और टेल, ओरिजिन और टेल। और ये जो हमारे पास एरो हेड होता है, ठीक है, इसको ये टेल होगी, इसको हम क्या कह देते हैं? हेड कह देते हैं, हेड ऑफ वेक्टर, हेड ऑफ वेक्टर। तो ग्राफिकली वेक्टर को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? बाय प्लेसिंग एरो, ठीक है। जो एरो में हमारे पास स्ट्रेट लाइन होती है वो शो हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को शो कर रही होती है, और उस लाइन के एंड में जो हमारे पास ये एरो लगा होता है किसको शो कर रहा होता है? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर को शो कर रहा होता है। जो एरो का हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसको हम ओरिजिन या टेल कहते हैं, और जो हमारे पास एरो एंड वाला पोर्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं? हेड, ठीक है। इस तरह हेड टू टेल, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट हेड टेल, और एंड पॉइंट हमारे पास क्या होता है? हेड होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास थी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिस्कस करने से पहले हम यहाँ पे कुछ सिंपल डेफिनेशंस को क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे, जो आगे के लिए हमें क्या होंगी? यूज़फुल होंगी, हमें आगे क्या आएंगी? ज़रूरत आएंगी। तो उन कुछ डेफिनेशंस को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरफ जाएंगे या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरफ जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली डेफिनेशन, इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स। अब दो वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स उस वक्त कहलाएंगे जब उनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमारे पास क्या होगी? सेम होगी। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल्स व्हेन दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। दो वेक्टर्स हमारे पास इक्वल वेक्टर्स उस वक्त होंगे जब उनकी मैग्नीट्यूड और उनकी डायरेक्शन हमारे पास क्या होगी? सेम होगी। यानी इक्वल वेक्टर्स हमारे पास क्या होता है? सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। यानी मैग्नीट्यूड भी दोनों वेक्टर्स की क्या हो? सेम। डायरेक्शन भी दोनों वेक्टर की क्या हो? सेम। अगर हमारे पास ए एंड बी दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, तो ये इक्वल किस वक्त होंगे? लेट्स सपोज ये मेरे पास वेक्टर ए है, ठीक है, और ये मेरे पास क्या है? वेक्टर बी। जब ए और बी का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और जब इनकी डायरेक्शन भी सेम होगी, ठीक है, तो इन वेक्टर्स को हम क्या कहेंगे? इक्वल वेक्टर्स कहेंगे। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं। ये वेक्टर ए, ये बी, सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो जब हमारे पास दो वेक्टर्स की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड आपस में सेम होगी तो उनको हम क्या कहेंगे? इक्वल वेक्टर्स कहेंगे। और उनको हम लिखते हैं कैसे? वेक्टर ए इज़ इक्वल टू वेक्टर बी। जब इक्वल वेक्टर्स होंगे तो उन दोनों के दरमियान जो हमारे पास एंगल होगा हमेशा वो कितना होगा? 0 डिग्री होगा। इसके बाद आपके पास आता है पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स सेकंड, दूसरी हमारे पास डेफिनेशन आ गई पैरेलल वेक्टर्स। दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल उस वक्त होंगे जब उनकी डायरेक्शन क्या होगी? सेम। यहाँ पे मैग्नीट्यूड में और में नॉट इक्वल हो सकता है, ठीक है। जिस तरह इक्वल में हमारे पास मैग्नीट्यूड भी सेम था, पैरेलल में हमारे पास मैग्नीट्यूड का सेम होना मस्ट नहीं है, लेकिन डायरेक्शन का सेम होना क्या है? हमारे पास मस्ट है, ठीक है। यानी कि पैरेलल वेक्टर्स में हमारे पास डायरेक्शन रिमेन्स सेम, डायरेक्शन क्या रहेगी? सेम रहेगी, लेकिन बट मैग्नीट्यूड में आर मे नॉट इक्वल। मैग्नीट्यूड हमारे पास इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जब डायरेक्शन सेम रहेगी तो पैरेलल वेक्टर्स में भी हमेशा हमारे पास एंगल कितना रहेगा? 0 डिग्री रहेगा। एंगल कितना रहेगा? 0 डिग्री रहेगा। अब लेट्स सपोज मेरे पास ये एक वेक्टर ए है, मेरे पास क्या एक वेक्टर ए, ठीक है, और ये मेरे पास क्या वेक्टर बी है। अब देखिए दोनों की डायरेक्शन तो सेम है,
लेकिन वेक्टर ए और बी का मैग्नीट्यूड हमारे पास सेम नहीं है। ऐसे वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं, पैरेलल वेक्टर्स कहते हैं। या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ये मेरे पास वेक्टर ए है एक, ठीक है, और ये मेरे पास क्या है, वेक्टर बी। अब देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड हमारे पास से डायरेक्शन हमारे पास सेम है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं, पैरेलल वेक्टर्स। मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो इसको हम सिम्बॉलिकली कैसे लिखेंगे, वेक्टर ए इज़ पैरेलल टू वेक्टर बी, वेक्टर ए इज़ पैरेलल टू वेक्टर बी। इसके बाद थर्ड वन आता है एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर। अब एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं, ऐसे वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन अपोजिट हो और मैग्नीट्यूड इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। डायरेक्शन क्या है हमारे पास, डायरेक्शन अपोजिट, डायरेक्शन अपोजिट, और इस तरह जो मैग्नीट्यूड है मे नॉट इक्वल, उनका मैग्नीट्यूड हमारे पास इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। जब डायरेक्शन अपोजिट होगी तो ऑटोमेटिकली जो एंगल थीटा होगा दोनों के दरमियान कितना होगा, 180 डिग्री होगा। कितना होगा, 180 डिग्री। लेट्स सपोज मेरे पास ये एक वेक्टर ए है, ठीक है, और ये मेरे पास वेक्टर बी है, ये मेरे पास क्या है, वेक्टर बी। अब दोनों एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड भी दोनों का सेम नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर्स कहते हैं। या मैं इस तरह भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, दिस इज़ वेक्टर ए एंड दिस इज़ वेक्टर बी, ये भी दोनों एक दूसरे के हैं, एंटी पैरेलल है, इनके दरमियान में एंगल कितना है, 180 डिग्री बनता है। तो ऐसे एंगल, ऐसे वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर्स कहते हैं। उसको सिम्बॉलिकली हम कैसे लिखते हैं, वेक्टर ए इस तरह 2 लाइंस, और एंटी पैरेलल के लिए इस तरह ये 2 लाइंस, और एंटी पैरेलल के लिए इस तरह का सिंबल ड्रा करते हैं, ठीक है, एंटी पैरेलल टू वेक्टर बी। ये हमारे पास सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन एंटी पैरेलल वेक्टर्स की। अब इसके बाद नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर। अब जो हमारे पास नेगेटिव वेक्टर्स होते हैं, जो हमारे पास क्या होते हैं, नेगेटिव वेक्टर्स, नेगेटिव वेक्टर्स का हमारे पास मैग्नीट्यूड भी सेम होता है और डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट, ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट। जब डायरेक्शन अपोजिट होगी तो एंगल कितना बनेगा दोनों के दरमियान, 180 डिग्री बनेगा जी, ठीक है। अब इसको अगर हम एक्सप्लेन करें तो लेट्स सपोज मेरे पास ये वेक्टर ए और इस तरह ये वेक्टर मेरे पास क्या है, बी, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट, मैग्नीट्यूड सेम। या मेरे पास ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, या आप इस तरह भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये आपके पास वेक्टर ए, ठीक है, ये आपके पास वेक्टर बी। मैग्नीट्यूड हर एक में सेम होगा लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी, ठीक है। तो इनको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव वेक्टर्स कहते हैं। तो इसको हम कैसे लिखते हैं सिम्बॉलिकली, वेक्टर ए इज़ इक्वल टू माइनस वेक्टर बी, या मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखें तो हम इस तरह लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज़ इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी विद नेगेटिव साइन। अब इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट आता है वो आता है हमारे पास जीरो वेक्टर। वो हमारे पास क्या आता है, जीरो वेक्टर, सॉरी नल वेक्टर को हम पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं, या यूनिट वेक्टर को एक्सप्लेन कर लेते हैं। फिफ्थ वन, यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर का थोड़ी पहले भी मैंने आपको बताया है कि यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या होता है, ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है या यूनिटी होता है, और वो दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन को क्या कर रहा होता है, एक्सप्लेन कर रहा होता है। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज 1 आर यूनिटी, आप कह सकते हैं यूनिटी भी, हुज मैग्नीट्यूड इज 1 आर यूनिटी एंड गिव्स द डायरेक्शन ऑफ अदर वेक्टर, और वो दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन को क्या कर रहा होता है, रिप्रेजेंट कर रहा होता है, एक्सप्लेन कर रहा होता है, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ अदर वेक्टर। अब देखें हमारे पास वेक्टर क्या होता है, वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन होता है, ठीक है। वेक्टर हमारे पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो देखिए ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड मेरे पास क्या होगा, ए मॉड में हम लिखेंगे, डायरेक्शन के लिए हम क्या यूज़ करते होते हैं, ए कैप यूज़ करते होते हैं। यहाँ से अगर हम, ये मेरे पास क्या है, नल वेक्टर, यूनिट वेक्टर है, अगर इसको मैं एक्सप्लेन करूँ, इसकी मैं फॉर्म बनाना चाहूँ, सिम्बॉलिक फॉर्म बनाना चाहूँ, तो हमारे पास क्या होता है, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए
इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। याद रखें कि जो हमारे पास यूनिट वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, हमारे पास 1 या यूनिटी होता है, और वो जो हमारे पास वेक्टर होता है वो किसी दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन को क्या कर रहा होता है, एक्सप्लेन कर रहा होता है। अब इसके बाद हमारे पास नल वेक्टर। नल वेक्टर, नल वेक्टर हमारे पास ऐसा वेक्टर होता है, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 0 एंड आर्बिट्ररी डायरेक्शन, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा हमारे पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड 0, और डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन इज आर्बिट्ररी, आर्बिट्ररी डायरेक्शन होती है, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, लेकिन मैग्नीट्यूड उसका क्या होता है, हमेशा हमारे पास 0 होता है। ऐसे वेक्टर को हम क्या कहते हैं, नल वेक्टर। अब जो नल वेक्टर होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एक पॉइंट से। नल वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉइंट, ठीक है, यानी उसके नल वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं। लेट्स सपोज ये मेरे पास एक पॉइंट है जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नल वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड मेरे पास 0 है, लेकिन जो हमारे पास इसकी डायरेक्शन होती है वो आर्बिट्ररी डायरेक्शन होती है, वो कोई भी डायरेक्शन हमारे पास हो सकती है, ठीक है, वो इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है। इसकी डायरेक्शन हमेशा हमारे पास क्या होगी, आर्बिट्ररी होगी। अब आर्बिट्ररी डायरेक्शन से मुराद, ठीक है, आर्बिट्ररी जब इसकी डायरेक्शन होगी तो नल वेक्टर को मैंने बता दिया मैग्नीट्यूड 0 होता है, तो मैग्नीट्यूड 0 हम कैसे बनाएंगे, मैग्नीट्यूड को 0 बनाने के लिए इट इज़ रिप्रेजेंटेड, हाँ इसको ये भी बता दें कि नल वेक्टर को हमेशा हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब लेट्स सपोज कि नल वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम 0 कैसे बनाएंगे, ठीक है, तो हम वेक्टर ए एक लेते हैं। लेट्स सपोज ये मेरे पास एक वेक्टर ए है, ठीक है, इसको जब इसी के नेगेटिव वेक्टर से मैं सम करूँगा, जब इसको इसी के नेगेटिव वेक्टर से मैं क्या करूँगा, सम करूँगा, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, नल वेक्टर बन जाएगा। दोबारा समझें, लेट्स सपोज आपके पास क्या एक वेक्टर ए है, ठीक है, ये मेरे पास वेक्टर ए है, जब इसी वेक्टर ए को इसके में नेगेटिव वेक्टर से, इसके में नेगेटिव वेक्टर से क्या करूँगा, सम करूँगा, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, एक नल वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। इफ़ इस तरह लिखें, अ वेक्टर ए सम विद इट्स नेगेटिव वेक्टर, जब वेक्टर ए को, बी को, कोई भी वेक्टर हो सकता है, ठीक है, जब उस वेक्टर को आप उसके नेगेटिव वेक्टर से क्या करते हैं, सम करते हैं, देन इट विल बिकम नल वेक्टर, तो उस वक्त वो हमारे पास क्या होता है, नल वेक्टर बन जाता है या 0 वेक्टर बन जाता है, ठीक है। अब देखें, लेट्स सपोज मेरे पास ये वेक्टर ए है, ठीक है, इस डायरेक्शन में है, ठीक है, तो जब इसका नेगेटिव वेक्टर लूँगा तो मेरे पास इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है, तो वेक्टर ए, ठीक है, इसको जब हम नेगेटिव वेक्टर ए करेंगे तो इसका हमारे पास मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। तो ऐसे वेक्टर को हम क्या कहते हैं, नल वेक्टर कहते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है और डायरेक्शन उसकी आर्बिट्ररी हो सकती है, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, नल वेक्टर और 0 वेक्टर होता है। तो ये थी हमारे पास डिटेल डिस्कशन वेक्टर्स के बारे में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में, यानी सिम्बॉलिक और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और ये कुछ हमने डेफिनेशन डिस्कस की। आई होप कि आप सबको ये डेफिनेशंस और ये जितनी भी रिप्रेजेंटेशन है, सिम्बॉलिक, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या वेक्टर्स के बारे में डिटेल से समझ आई होगी। इसके अलावा कोई भी आपको डिफ़िकल्टी, कोई भी प्रॉब्लम या किसी भी डेफिनेशन की आपको समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के हवाले से होगा। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू वेरी मच।